गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है भूमि पृथक्करण। जनजातीय समस्याओं वाला जो हमारा अध्याय चल रहा है उसी के अंतर्गत जो आज का टॉपिक है वो है भूमि पृथक्करण। अर्थात भूमि पृथक्करण क्या है, उसके क्या कारण हैं और उसके क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं, इसके संबंध में आज हम यहाँ पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भूमि पृथक्करण को समझते हैं। भूमि पृथक्करण को हम यदि समझें तो यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो वो दो शब्द क्या हैं? पहला है भूमि और दूसरा है पृथक्करण। तो भूमि का जो अर्थ है वो होता है जमीन और पृथक्करण का अर्थ होता है अलग होना। ठीक है, लेकिन हम अब इसको जनजातीय के साथ में जोड़ें और उसके अर्थ में जनजाति के अनुसार इसका अर्थ हम लगाएं तो क्या होगा? तो चूँकि जो जनजातियां होती हैं उनका आजीविका का जो संसाधन होता है वो जमीन या भूमि ही होता है। तो और पृथक्करण मतलब अलग होना, अर्थात भूमि से अलग होना या कर देना, इसी को हम भूमि पृथक्करण कहते हैं। तो इस आधार पर यदि हम भूमि पृथक्करण को परिभाषित करना चाहें तो किस प्रकार कर सकते हैं? तो जो यह क्या है, भूमि पृथक्करण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या समूह की जिसकी आजीविका का एकमात्र साधन भूमि ही होता है, उस आजीविका के साधन से या भूमि से उसको अलग कर देना या पृथक कर देना ही भूमि पृथक्करण कहलाता है। तो हम यदि इसको देखें तो यह जो जनजातीय समाज है इनकी आर्थिक स्थिति जो है वास्तव में किस पर निर्भर है? भूमि पर। और इस भूमि पृथक्करण के कारण जनजातियों के पास जो अधिकतर अनुपजाऊ भूमि है तो इसमें उत्पादन भी कम होता है और इनसे भूमि भी धीरे धीरे छिनती जा रही है। तो भले ही इनकी भूमि में उत्पादन चाहे कितना कम होता हो, लेकिन फिर भी प्रत्येक समूह जो होता है अपनी भौगोलिक पर्यावरण से जुड़ाव होता है उसका, और इसके कारण वह दूसरी ज़मीन पर भी पनप नहीं पाता और वह अपनी भूमि से अलग नहीं होना चाहता। इसके कारण भी जो जनजातियों की स्थिति है वो गिरती जाती है। तो ये तो हुआ भूमि पृथक्करण। अब हम ये जानें कि आखिर इस भूमि पृथक्करण के कारण क्या हैं। तो पहला कारण है धन का अभाव, लैक ऑफ मनी। जनजाति जो समाज है वो धन की कमी भूमि हस्तांतरण या पृथक्करण का एक प्रमुख कारण माना जाता है। सभ्य समाजों के धीरे धीरे जैसे ही संपर्क में आने से जनजातियों के आय व्यय में वृद्धि तो हुई है, लेकिन वैवाहिक अवसरों पर कपड़ा, मदिरा आदि आवश्यकताओं के हेतु इन्हें धन की आवश्यकता होती है और कम उपज के कारण इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण साहूकारों के पास ये लोग अपनी भूमि को गिरवी रख लेते हैं और उसके एवज में एक अपना कर्जा ले लेते हैं जिससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, और इस कर्ज को चुकाने में जब वो असमर्थ हो जाते हैं इस कारण से इन्हें अपनी भूमि से भी पृथक होना पड़ता है। तो धनाभाव के कारण कुछ और भी कारणों से जनजाति समाज के सामने भूमि पृथक्करण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारक क्या है? जैसे बाढ़ आना, भूकंप, सूखा आदि कई कितने भी प्रकृति से कारक हैं, इससे जनजाति समूह को अपने मूल स्थान से दूर जाना पड़ता है। कई बार यह विस्थापन स्थायी होता है तो कई बार अस्थायी होता है। तीसरा, शासन द्वारा भू अधिग्रहण। विकास योजनाएं जो होती हैं, बांध होता है, सड़क बनाना, रेल, फैक्ट्री की स्थापना के लिए इनको भूमि की आवश्यकता होती है। इन परिस्थितियों में भी उस भूमि के जो निवासियों की स्थायी रूप से उन्हें पृथक कर दिया जाता है।
जैसे उदाहरण बताया कि जबलपुर में जो बरगी बांध स्थापित किया था, उसके कारण उसके समीपस्थ गाँव में जो गोंड जनजाति थी उसको पृथक होना पड़ा। इस तरह मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के कारण हरसूद गांव खाली कराया गया। इससे लगभग 2 लाख भील आदिवासी विस्थापित हुए हैं। फिर तीसरा कारण है बाह्य समूहों के स्वार्थ। जनजाति समूह समाजों में हम यदि देखें तो भूमि पृथक्करण की एक महत्वपूर्ण समस्या क्या है कि इस समाजों में बाह्य समूहों के प्रवेश से भूमि का संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि ये जो बाह्य समूह हैं वे अपने स्वार्थ के लिए जनजातियों के संपर्क में आते हैं, उनसे छल कपट के द्वारा उनकी भूमि पर अधिकार कर लेते हैं और बाहरी लोगों ने जनजातियों की उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उन्हें ऋण दे देते हैं। चूँकि वो लोग ऋण नहीं चुका पाते, इसके एवज में उनकी भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया जाता है। फिर बात आती है नक्सली और आतंकवादी। तो जनजातियों में भूमि पृथक्करण का एक कारण नक्सल और आतंकवादी भी है। मध्य प्रदेश में हम बात करें मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, शहडोल जिले की, जहाँ पे नक्सलवादियों के कारण जनजातियों को अपनी भूमि से पृथक होना पड़ा है। कश्मीर, पंजाब, असम या पूर्वोत्तर राज्यों में भी आतंकवादियों के डर से जनजातियों को अपनी भूमि से पृथक किया जा रहा है। तो ऐसे कई कारण हैं जिस कारण से हमें ये भूमि पृथक्करण देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि आखिर इसके कारण इसके क्या परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसके कारण हम यदि परिणामों की चर्चा करें तो हमें 3 परिणाम मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक। भूमि पृथक्करण का यदि हम मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखें तो अपने मूल स्थान से हटाए जाने पर जो इन जनजातियों का जो महत्वाकांक्षी स्तर है वो निम्न हो जाता है और इनसे इसके अंदर निराशाजनक स्थिति बन जाती है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से ये पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं। दूसरा सामाजिक, एक स्थान पर यदि वर्षों से एक समूह के रहने के कारण प्राथमिक समूह की जो स्थिति निर्मित होती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी भूमि से अलग होते हैं तो प्राथमिक समूह विघटित होने लगता है और सभी विस्थापित जो भी है एक इस जगह पर पुनर्निर्वासित नहीं किया जा सकता। तो इन संबंधों में बिखराव होने से सामाजिक संकट की भी स्थिति निर्मित होती है। आर्थिक बात करें तो जनजाति समूह का अपने मूल स्थान से विस्थापित होने पर उसका जो पर्यावरण है, उसका जो सामाजिक वातावरण है, उसके अनुकूलन न कर पाने पर रोजगार के साधन भी नहीं मिलते, जिससे भी उनकी स्थिति जो है दयनीय हो जाती है और वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आर्थिक संकट से घिर जाते हैं। तो ये भी हमें परिणाम भूमि पृथक्करण के देखने को मिल रहे हैं। तो ठीक है, आज हमने भूमि पृथक्करण क्या है, उसके क्या कारण हैं और हमें क्या उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं, इस पर हमने आज विस्तृत चर्चा की। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर दूसरे इसी के आखिरी टॉपिक्स को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।